इनटू log 3, तो log 3 का स्क्वायर 5 का 5 log 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का 3 log 3 5 का। तो देखा जाए तब ये हमेशा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता ही रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर क्या करें अगर ऐसा आ गया तो? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म पहले नहीं था, हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में लेके आ गए। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में जब लेके आ गए तो फिर हम लोग एलोस्ट्रेट लगा सकते हैं। एलोस्ट्रेट लगाया, नीचे इनका डिफरेंशिएट 1 हो गया, ऊपर का डिफरेंशिएट किया, वापस कौन सा फॉर्म बना? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। तो वापस जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है तो वापस डिफरेंशिएट किया। अब वापस आप चेक करोगे तो वापस वो कौन सा फॉर्म बना? तो ये तो हमें तो चलता ही रहेगा। तो फिर क्या करें? 5 से डिवाइड कर, क्योंकि ये फॉर्म कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एलोस्ट्रेट रूल में कभी कभी जब जैसे e⁻x का फॉर्म आ गया या a⁻x आ गया, उसका डिफरेंशिएट में वो वापस सब आते ही रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होने देता है आपको। तो इसीलिए फिर आप सोचते जाओगे फिर सिर्फ एलोस्ट्रेट लगा के इसको आंसर को पहुंचा दोगे तो नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर नंबर की गेम के हिसाब से अब आगे अगर मुझे बढ़ना है तो उस नंबर को मुझे 0 से लेके 1 के बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसी का पावर इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू डिक्रीज होगा। तो किससे डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे? 5 से। इसमें 5 से अगर मुझे डिवाइड ही करना है तो फिर मैं उस केस में इसको फिर ये करूंगा ही, करने का फायदा ही नहीं था ना। तो पहले हम लोग किससे डिवाइड कर लेते हैं? 5 to n से। तो ऊपर क्या मिलेगा? Limit of n tends to infinite to 5 3 by 5 raised to n log 3 plus log 5 divided by 3 by 5 raised to n plus 1। अब लिमिट लगा दूंगा। अब जब लिमिट लगाऊंगा तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, उसका इनफाइनाइट पावर 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? log 5 ये भी 0 हो जाएगा तो नीचे 1, तो log 5 by 1 तो आंसर ही। और ये आंसर किसका है? बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ ई होगा तो डायरेक्ट ये का आंसर बिना कभी भैया। इसका नहीं कि मेरे पास और एक मेथड मुझे पता चलती है कि भाई सिंप्लीफिकेशन के साथ अगर मेरा फॉर्म अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर मैं उसको 0 by 0 या इनफिनिट बाय इनफिनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो फिर एक ऑप्शन ये भी है कि मैं उसके अंदर एलोस्ट्रेट रूल लगा लूं। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है limit of x tending to infinite x plus 1 raised to power 2 by 3 minus x minus 1 raised to power 2 by 3। कैसे करेंगे? x plus 1 raised to 2 by 3 minus x minus 1 raised to power 2 by 3। और क्या फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफिनिट माइनस इनफिनिट के फॉर्म में अप्लाई करें तो कैसे करें?
फिर है तो वो x+1/2/3 को x+1 का स्क्वायर अपॉन x+1 का क्यूब तो इनफाइनाइट बाय मैं इनफाइनाइट वापस बोलो क्या कर सकते हैं x+1 का स्क्वायर अपॉन x+1 का क्यूब ऐसा होता है डिवाइड तो क्यूब ही शुरू हो जाए नीचे थोड़ी चला जाएगा। तो देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है ना, मैं इसको सिंपलीफाई कर पा रहा हूँ, रूट बूट होता तो रेशनलाइज भी कर लेता है ना। सपोज इसकी जगह पर अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट ऑफ x प्लस a इंटू x प्लस b माइनस x, ये भी कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट। बट इसमें मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि इसमें ऐसी चीजें कि जिसको मैं जानता हूँ, मैं रूट है तो रूट को तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, रूट है तो उसको हटाना होगा तो रेशनलाइज कर लूंगा, रेशनलाइज कर लिया तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई होती है कंजुगेट पार्ट से, उसके कंजुगेट पार्ट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो x प्लस a इंटू x प्लस b, सॉरी रूट ऑफ x प्लस a इंटू x प्लस b प्लस x, और ऊपर क्या होगा x प्लस a इंटू x प्लस b माइनस x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या आपके पास प्लस अभी कौन सा फॉर्म है? पहले इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अब कौन सा फॉर्म? तब चाहो तो एरोस्फेयर लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो आपको डिसाइड कर लेने का क्वेश्चन देखिए कि भाई इसमें एरोस्फेयर लगाना चाहिए कि प्रॉपर्टी से लगाना चाहिए कि भाई सिंपलीफाई से मेरा काम हो जाएगा कि सीरीज लगा। चार मेन मेथड होता है आपके पास, और 5 माइक बाइनोमियल थ्योरम, 5 मेथड होते हैं नॉर्मली, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर सैंडविच थ्योरम जो भी कहेंगे। तो अभी तो हम लोग ये 5 में से एक मेथड लगाएंगे, या तो सिंपलीफिकेशन, या तो एलहोस्पिटल, या तो प्रॉपर्टी, या तो सीरीज, या तो कभी जरूरत पड़ी तो बाइनोमियल के एक्सपांशन। तीसरे में अगर डिफरेंशिएट करके जाऊंगा तो लंबा टाइम लगेगा, तो रूट भी है, फिर चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ होगा, प्रोडक्ट रूल भी है। उससे बेटर है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लेता हूँ। क्या होगा हाईएस्ट पावर? x, दिखने में x स्क्वायर है बट रूट के बाहर आएगा तो x ही हो जाएगा, तो x से डिवाइड कर ले, तो x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस b प्लस ab बाई x, वो x जब रूट के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तो प्लस 1 बनेगा। x स्क्वायर में से एक इसको दे देता हूँ, एक इसको दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस a बाई x इंटू 1 प्लस b बाई x, और अब जब मैं x को इनफाइनाइट अप्लाई करता हूँ तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बताइए आप क्या a प्लस b बाई ये 1 का स्क्वायर रूट भी 1 प्लस 1, इससे मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि रूट था, इससे मुझे टेंशन है क्योंकि मैं 2/3 को सोल्व नहीं कर सकता। एक चीज ये कर सकता हूँ कि x प्लस 1/1 स्क्वायर का पावर 1/3 और x माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 1/3, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब लाने के ट्राई करो, उसको मैं a प्लस b मान, a और b मान लूं, राइट, पर वो कॉम्प्लिकेटेड है। उससे बेटर है कि जब मेरे पास कुछ नहीं हो रहा, पावर थोड़ा अजीब सा है, तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज करूंगा, मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में अगर फ्रैक्शनल पावर हो या नेगेटिव पावर, एक्सपांशन को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, नॉर्मल एक्सपांशन याद है ना आप लोगों को कैसे होता है? n0 का हाईएस्ट पावर, उसके नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट का पावर इंक्रीज होगा, सेकंड का पावर डिक्रीज होगा, ऐसे चलता रहेगा, राइट। अगर पॉजिटिव इंडेक्स है तो मतलब पॉजिटिव पावर है, पर अगर पावर आपका फ्रैक्शनल हो या नेगेटिव हो तो एक्सपांशन को क्या फर्क पड़ता है? एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइनोमियल भूल गया, एक बार याद कर लेना, जाकर रिवाइज कर लेना। बाइनोमियल के एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पावर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो कि फ्रैक्शनल हो, बस ये होता है कि अगर पावर अगर पॉजिटिव होगा तो उसका एंड आएगा, तो बस 10 है पावर का 10 से 10 आएगा कभी ना कभी, पर पावर अगर 2/3 है तो 2/3 से 0 से चालू किया होगा आपने क्वेश्चन, फिर 2/3 C1, फिर 2/3 C2, तो 2/3 C of 2/3 तो कभी नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सपांशन का एंड नहीं होता, सीरीज कहां तक जाता है? पावर में -2 दिया हुआ है, तो आप चालू करोगे -2 से 0 से,
फिर -2c1 -2c2 -2c3, तो -2c ऑफ -2 तो कभी नहीं आएगा। तो पावर अगर आपका फ्रैक्शनल होगा या नेगेटिव होगा तो फिर आप लोग एक्सपांशन तो कर लोगे बट उसका एंड नहीं होने वाला, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। तो मैं अगर इसका एक्सपांशन करता हूं तो इसके एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2/3 c1 सॉरी c0 x का पावर 1 का पावर 0, वैसे 1 का पावर का मतलब नहीं है लिखने का, तो लिख ही नहीं रहा हूं। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस 2/3 c1 x का पावर -1/3, कम करूंगा तो 2/3 में से कम होगा तो -1/3, उसके बाद का टर्म 2/3 c2 into x का पावर चलता रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर माइनस फिर इसका एक्सपांशन करूंगा तो 2/, अच्छा इसके एक्सपांशन में क्या फर्क होगा, साइन ऑल्टरनेट होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 2/3 c0 into x का पावर 2/3 माइनस 2/3 c1 into x का पावर -1/3 प्लस 2/3 c2 into x का पावर -4/3, कहां तक, इनफाइनाइट। तो जब दोनों की सीरीज ही सेम है, बस फर्क इतना है कि एक में सारे टर्म पॉजिटिव, एक में अल्टरनेट है, तो आधे टर्म तो कट हो जाएंगे। जैसे इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, इसका थर्ड टर्म कैंसिल होगा, तो जो टर्म बचेंगे वो सारे डबल हो जाएंगे, है ना। वो पहला टर्म कौन सा बचेगा, 2/3 c1 into x का पावर -1/3, उसके बाद का जो टर्म बचा होगा 2/3 c3 into x का पावर -7/3, इसके बाद का टर्म x रेज़ टू पावर -4/3 -1 तो -1/3 आया होगा। ऐसे टर्म बचेंगे, कितने टर्म बचेंगे, बट एक चीज नोटिस करो, इसके एक्सपांशन के बाद जो x का पावर था वो नेगेटिव में आएगा, जिसके लिए हम मेहनत करते तो डिवाइड में लाने के लिए करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डिवाइड में ये सारे के साथ, क्योंकि आगे जितने भी टर्म होंगे सब में x का पावर डिक्रीज होने वाला है, तो सब में x का पावर नेगेटिव होगा, तो सारे टर्म कहाँ जाएंगे, जब ऑलरेडी डिवाइड में तो फिर x को इनफाइनाइट आगे रख सकता हूँ, तो हर टर्म में x डिवाइड में तो समथिंग बाय इनफाइनाइट, तो ये पूरा फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो वो पहुंचेगा। तो अगर ऐसा कभी हुआ कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा है और अजीब से पावर है, तो फिर बाइनोमियल को याद करो। और तो यहाँ पर बाइनोमियल को याद करने का मतलब कि पावर नेगेटिव या फ्रैक्शनल ही आता होगा मोस्टली। एक्सपांशन सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, बस इसमें एंड नहीं होता। तो इस तरह से अप्रोच हो गया जिसमें बाइनोमियल की आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किया था, टोटल 8 प्रॉपर्टी, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी थी, तो वापस रिवाइज कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट थी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n divide by x minus a का आंसर n a raised to power n minus 1, करेक्ट। सेकंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x by x का आंसर 1। और ध्यान में रखने सबके पैटर्न है, पैटर्न होगा तो ही आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर जब तक ये पावर सेम ना हो और ऊपर x माइनस और नीचे x माइनस नहीं है तब तक ये नहीं लगा सकता। यहाँ पर लिमिट लगाओ, साइन का एंगल 0 ना बने और वही टर्म डिवाइड में ना हो तो मैं 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि साइन x by x 1 नहीं हो तो लिमिट लगता है इसके 1 बनता है, राइट। सेम लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan x by x भी, और इसका होने का रीजन कौन था, सेम विथ थ्योरम, जहां से हमने डिराइव किया था यूनिट सर्कल के हेल्प से, sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan। 4 लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x का आंसर 1। फिर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x का भी आंसर 1। 6
ट्रिगो हो गया, इनवर्स ट्रिगो हो गया, अलजेब्रिक हो गया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी जो हमने सीरीज में से लाया था, log of 1 plus x upon x, आंसर 1 7, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x का आंसर log है बाय डिफॉल्ट बेस e, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e raised to power x minus 1 upon x का आंसर 1, क्योंकि log इस बार इसमें कुछ फर्क ही नहीं है, एक ही जगह पर e है तो log e की वैल्यू 1 हो जाएगा, करेक्ट। 9, फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी लाया जाए, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1 बाय x आंसर e, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 सॉरी x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय x रेज़ टू पावर x होगा तो भी e। कंडीशन क्या, लिमिट लगभग पे 0 बनना चाहिए, तो यहाँ पर इनफाइनाइट का तो 0 तभी बनेगा जब यहाँ पर 1 बाय इनफाइनाइट आएगा और उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, करेक्ट। अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन दे तो आप आपको सोल्व करना तो कैसे करोगे, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x plus 3 upon 3x plus 4 raised to power x,
है क्या है? टू एक्स रेस टू एक्स को कॉमन किया था। आप हमेशा जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले क्या चेक करते हैं? जैसे अगर सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने देखा मैं एक क्वेश्चन क्या है, तो वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब जैसे वेरिएबल है वेरिएबल है, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी लगानी तो मेरे पास ये ऑप्शन है, तो 9th प्रॉपर्टी लगाऊंगा या तो 10th लगाऊंगा, बट 9th लगाऊंगा या तो 10th लगाऊंगा, बोथ का सबका पहला टर्म तो 1 ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा उसको देखते हुए कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट +1 -1, अगर उस तरह से चलना है तो +1 -1। अब यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, आपके पास एलसीएम लोगे तो क्या बचने वाला है, एलसीएम लोगे तो 2x - 3x, तो -x -1 अपॉन 3x + 4 रेज़ टू पावर x तो देगा, राइट। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप x को अगर इनफाइनाइट रखो तो ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी तभी लगेगी जब ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म बने। x को अगर इनफाइनाइट रखूंगा तो यहाँ पर 0 बनना चाहिए, तो पहले मैं चेक करता हूँ क्या ये 0 बन रहा है। ये 0 बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से पहले तो x से मैं डिवाइड करूंगा पता करने से, तो x से जब डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, -1 डिवाइड ये 1/x तो 0 देगा, जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा 3 + 4/x, सही है, राइट। कैसा आ गया, -1 1/x अपॉन 3 + 4/x, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि -1/x प्लस इसमें अगर इसमें x को इनफाइनाइट रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास -1/3, तो -1/3 बचा है, और वो यहाँ पर क्या था आपके पास 1, तो 1 में से अगर -1/3 अगर 1 में से -1/3 करते तो क्या बचता है 2/3, और उसका पावर क्या है इनफाइनाइट, तो 2/3 रेज़ टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये तो है ना वो इसमें तो एक भी फॉर्म ही नहीं है। आपकी लिमिट लगती कब है, मतलब लिमिट में मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज या एल हॉस्पिटल रूल या सीरीज या बाइनोमियल या प्रॉपर्टीज इन सब की जरूरत ही तब पड़ती है जब वो कौन सा फॉर्म हो, अगर कभी ऐसा आ जाए कि वो क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तब डायरेक्टली लिमिट लगा लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्म लाने के लिए, बाकी भी नहीं करता मैं, तो क्या करता है क्वेश्चन है मैंने देखा भाई ये तो कोई फॉर्म ही नहीं बन रहा है, इसको देखा इसको इनफाइनाइट रखा तो कौन सा फॉर्म बना, कुछ नहीं बन रहा है, इनफाइनाइट रेज़ टू इनफाइनाइट आ रहा है ये तो कोई फॉर्म ही नहीं होता है। तो फिर मैं तो क्या करूंगा डायरेक्टली x से डिवाइड कर लूंगा, वो इनफाइनाइट को डिवाइड में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 + डिवाइड बाई रेज़ टू पावर x। अब x को अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 2/3 मतलब 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू हो गई, उसका आप इनफाइनाइट पावर की बात करो। रेंज मुझे पता है कि 0 से 1 एक ऐसी रेंज है कि जिसमें पावर इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट इनफाइनाइट रखूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो कोई फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट कभी आ गया तो फिर हमें आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, फॉर्म ही नहीं है फिर क्या कहते हैं। तो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, एरोसेल के लिए फॉर्म भी होना चाहिए, फॉर्म नहीं है कोई भी, लोग लगाने के बाद भी कोई फॉर्म नहीं बनेगा, लोग लगाओ तो क्या होगा x बाहर आएगा
और अंदर log 2x plus 3 माइनस log 3x plus 4 बनेगा, वो इनफाइनाइट है, और इनटू में x है, उसको ज्यादा ज्यादा 1/x बना सकते हो, तो नीचे 0 आएगा, ऊपर इनफाइनाइट आएगा, तब तो फॉर्म ही नहीं बनेगा, तो लगेगा ही है ना। और अगर ऐसे दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है 2x plus 5 upon 2x plus 3 raised to power 1/x। ये दिया हुआ, अभी कौन सा फॉर्म है? कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म है 1/infinite का फॉर्म है। आप ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे तो 5/infinite 0, 3/infinite 0, 2/2 1 हो जाएगा, और 1 का पावर इनफाइनाइट, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। तो अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, आपको सबसे पहले पता है कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? 0/0, infinite by infinite, infinite minus infinite, 0 infinite, infinite raised to 0, 1 raised to infinite, ये सारे आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब अगर ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर यहाँ पर 1 raised to infinite का फॉर्म मतलब एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो फिर लिमिट की जरूरत है अब इसको सॉल्व करने के लिए। अब फिर इसको आप करने के दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन वेरिएबल इज टू वेरिएबल है, अगर वेरिएबल इज टू वेरिएबल है तो फिर ये प्रॉपर्टी अगर लगानी है तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या चाहिए? 1, और 1 में दो तरीके से ला सकते हैं, +1 -1 करके, और दूसरा मुझे दिख रहा है कि भाई सिर्फ देखा है तो कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस है, तो सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, फिर 2x + 5 को लिख लिया जाए 2x + 3 + 2। अलग अलग करता हूं तो क्या होगा? ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 2 अपॉन 2x + 3। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से जब x को इनफाइनाइट रखो तो 0 बनना चाहिए, बन रहा है 2/infinite तो 0 ही तो हो जाएगा। तो फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से इसी का रेसिप्रोकल ऊपर भी चाहिए, तो ये तो प्रॉपर्टी लगेगी। इसका रेसिप्रोकल से था तो नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे लाना पड़ेगा। अब लाने का मतलब कि मैं अपनी तरफ से लाया हूं तो सामने उसको हटाने के लिए उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 कट हो जाएगा, 2x + 3 2x + 3 कट हो जाएगा, और इनटू में ऑलरेडी x दिया हुआ था। ये समझ आया? क्या किया? पहले प्रॉपर्टी लगाने के लिए फर्स्ट टर्म 1 चाहिए था, तो +1 -1 करके तो भी यही आता, या तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, इसको 3 + 2 में ब्रेक करके सेपरेट करके जिससे फर्स्ट टर्म बना जाए। फिर देखा भाई इनफाइनाइट रखा तो 0 बना, ये 0 बना। अब 0 बना तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो क्या करूंगा? 2x + 3/2, उसी को हटाने के लिए उसी का रेसिप्रोकल से वापस मल्टीप्लाई भी कर लिया, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में था। अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इसका आंसर E। इसका आंसर कितना है? E। अच्छा, लिमिट, ये लिमिट लगाने के बाद E आया, ऐसा नहीं कि इसका आंसर E आ रहा, तो लिमिट अप्लाई हुआ इसलिए E आया। तो लिमिट अप्लाई होने पर अगर E आ रहा है तो लिमिट यहाँ पर भी तो अप्लाई हो रहा होगा, कैसे हो जाएगा? अब तो e raised to power limit of extending to infinite 2x upon 2x + 3। अब कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट। तो दो पर या तो एलोप्सर लगा लो, या तो फिर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, दोनों से कुछ भी कर लो। अगर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या होगा? ऊपर 2/2 + 3/, x को इनफाइनाइट रखोगे तो 3/infinite 0 हो जाएगा, और 2/2 1 हो जाएगा, तब का आंसर
कैसे क्वेश्चन दिया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4 इनवर्स रूट x प्लस 1 माइनस रूट x डिवाइडेड बाय sec इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 रेज़ टू पावर x। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कैसे करें, तब ये क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले अगर x को अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो ये क्या बन रहा है आप लोग, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, राइट। तो अगर ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रहा है और लिमिट कहाँ लगता है, जहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, देखते हैं कि उस लिमिट विद कोट इनवर्स से कोई लेना देना नहीं, उस लिमिट को अंदर से लेना देना, तो वहां पर वही इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। तो अगर सिर्फ रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट x को आपको सोल्व करना होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है, तो आप इसमें कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, या तो 0 और रूट है तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस, ठीक है, राइट। और अब नीचे की बात कर लेते हैं एक बार, तो नीचे का अगर बात करोगे तो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। नॉर्मली अगर इतना फॉर्म देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है, ये पूरा कोई भी फॉर्म नहीं है, पर अगर इतना देखोगे तो कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट, जो अभी मैंने वो सॉल्व किया था, तो उसमें हमने क्या किया, जहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म था ऊपर का x से मुझे मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो कोई फॉर्म बनने ही नहीं दे रहा है, बट अंदर का जो पार्ट था वो 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 वो आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म था, तो आपने लिमिट भी कहाँ लगाया, तो यहाँ पर भी सेम लिमिट यहाँ लगा लोगे, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो आप किससे डिवाइड करोगे, x से, तो क्या बनेगा 2 प्लस 1 बाय x डिवाइड बाय रेज़ टू पावर x। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया डायरेक्टली, तो कोट इनवर्स 1 बाय 0, सॉरी कोट इनवर्स 0, पूरा 0, कोट इनवर्स 0, कोट कब 0 होता है, अपनी रेंज, कोट इनवर्स की रेंज 0 टू पाई, उस रेंज में कोट कब 0 होता है, पाई बाय 2 पे। और नीचे अगर आपने x को इनफाइनाइट रखा तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 2 बचा क्या, 2 का पावर x को इनफाइनाइट है, 2 का पावर इनफाइनाइट, 2 का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 से बड़ी वैल्यू का पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो 2 को आप इनफाइनाइट पावर तक पहुंचा दिए तो पूरे इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही हो जाएगा, और सेक कब इनफाइनाइट, सेक कब अनडिफाइंड होता है 5 बाय 2 से, तो ऊपर भी 5 बाय 2 है, नीचे भी 5 बाय 2 है, तो फंक्शन कभी भी 1 तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका लिमिट कहाँ लगता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बना वहाँ लिमिट लगता है, फिर सिर्फ डोमेन में हो तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे प्रश्न है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू प्लस और माइनस इनफाइनाइट a raised to x upon a raised to x plus 1 where a is greater than 0, where a is greater than 0, तो कैसे करें, आपको क्या लग रहा है कि आप कैसे कोशिश करना है, एक बार के लिए अभी प्लस और माइनस इनफाइनाइट दो पार्ट है, तो अभी मैं प्लस इनफाइनाइट ले रहा हूँ, फिर माइनस इनफाइनाइट बाद में लेते हैं।
So extending to plus infinity. एयर हॉस्पिटल इसके इंशाल्लाह का इंफाइनाइट बन जाएगा। कौन सा फॉर्म है? इंफाइनाइट का इंफाइनाइट कैसे पता आपको? ये सो ये बड़ा है greater than 0 1 के 1 से हो सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पर दो केस बताने चाहिए, क्योंकि आप ए रेस एक्स को इंफिनिट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ये पता है सिर्फ कि ए ग्रेटर देन, हाँ ए ग्रेटर देन 1 होता तो कंफर्म है कि इंफिनिट तो इंफिनिट का फॉर्म है। पर अगर ए ग्रेटर देन 0 तो मुझे नहीं पता है कि वो ए क्या है, तो मैं दो केस बनाऊंगा, इसमें दो आंसर आएंगे। पहला केस ए इज बिटवीन, केस 2 ए ग्रेटर देन 1। अच्छा ए अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो फिर इसका आंसर 0, क्योंकि एक्स अगर ए 0 से 1 के बीच में तो 0 से 1 का इंफिनिट पावर ही क्या हो जाएगा 0, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, नीचे 1 आ गया, 0 बाई 1 तो 0 हो जाएगा, डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये इंफिनिट बनेगा, तो इंफिनिट बनेगा तो या तो डिफरेंशिएट कर लिया, तो फिर क्यों करना, इंफिनिट को डिवाइड ही कर लेते हैं ना। इसका आंसर एक्स को इंफिनिट रखोगे तो ए रेस टू इंफिनिट इंफिनिट होगा, तो ए ग्रेटर देन 1 है और 1 बाई इंफिनिट 0 हो जाएगा। सही है, तो इसके दो आंसर आएंगे, ए 0 से 1 के बीच में तो अलग आंसर होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो अलग आंसर होगा, राइट। अब यही लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिट है, दो पार्ट था इसमें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिट है तो 0 से 1 के बीच में 1 देगा और 1 के लिए 0 देगा। तो देखो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इजी कर लेता हूँ। जब भी आपको एक्सटेंडिंग टू मतलब आपका जो भी लिमिट का वेरिएबल दिया तो टेंडिंग टू माइनस इंफिनिट है, तो पहले उसको प्लस इंफिनिट बना लो। माइनस इंफिनिट हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा टेंशन दे, तो आप क्या करो उसको प्लस इंफिनिट बना लो। प्लस इंफिनिट कैसे बना लो, यहाँ पर प्लस इंफिनिट आना चाहिए, तो मैं एक्स को माइनस वाई ले लेता हूँ, माइनस को प्लस ही तो बनाना है, एक्स को माइनस वाई ले लेता हूँ। एक्स अगर माइनस इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है तो वाई किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिट को। अगर वाई प्लस इंफिनिट को अप्रोच करेगा तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ वाई टेंडिंग टू इंफिनिट, एक्स को आपने क्या रखा माइनस वाई, तो ए रेस टू पावर माइनस वाई अपॉन ए रेस टू माइनस वाई प्लस 1, तो ये 1 बाई ए रेस टू वाई, ये 1 बाई ए रेस टू वाई, एलसीएम लूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस अभी हो गया क्या, आपका प्लस इंफिनिट है क्या। सेम वे ए क्या है ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 दो केस, ए 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या, और केस 2 ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या, ए अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ए रेस टू वाई का आंसर 0, तो आंसर 1। और अगर ए अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ी वैल्यू का इंफिनिट पावर, इंफिनिट इंफिनिट प्लस 1 भी इंफिनिट, तो 1 अपॉन इंफिनिट, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स और पॉजिटिव इंडेक्स में सब फर्क पड़ जाएगा। तो कभी भी ऐसे कोई नंबर का आता है तो आपको दो पार्ट बनाना पड़ेगा जब तक हम 100% श्योर नहीं होंगे कि वो वैल्यू 1 से बड़ी है कि 0 और 1 के बीच में। फिर आप लोगों को और डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन आगे भी होंगे कि जिसमें आप लोगों को बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट वेनिश। वेनिश का मतलब होता है, वेनिश का नॉर्मल इंग्लिश में मतलब क्या होता है, भूल जाना। भूल जाने वाले यहाँ पर भूल जाने का मतलब कि ऐसा कौन सा लिमिट है जिसका आंसर 0 हो जाएगा,
है ना। लिमिट में अगर दिया जाए कि नीचे में कौन सा फंक्शन का लिमिट वेनिश हो रहा है, तो मतलब आपको ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन मतलब कौन सा उसके अंदर है जिसका आंसर 0 आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखोगे तो फर्स्ट में दिया हुआ है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऐसे सुनना कुछ जरूरत नहीं। ये मुझे बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट sin x by x का आंसर 0 होगा या नहीं होगा? होगा तो वेनिश हो रहा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट sin x by x का आंसर 0 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे नहीं बोला आपने? सुनते ही तो लिमिट की प्रॉपर्टी की बात सब चली नहीं है। आपको तो आंसर में लिमिट में वैसे भी 1 आता है, तो आपको ये पता करना 0 होगा कि नहीं होगा। नहीं एरोस्पेस भी क्यों लगाना पड़ेगा? sin इनफाइनाइट का फॉर्म है क्या ये? कैसे बेसिक कंसेप्ट में इसकी प्रॉब्लम है, ये तो कोई भी बता देगा भाई, होगा ये तो। लिमिट एक्सटेंडिंग डिमांड sin x by x, राइट, ये तो पहले तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी नहीं। साइन का एंगल, साइन कहाँ से डिराइव हुआ है? दुनिया में कहाँ से? यूनिट सर्कल आने का होने की भाई कुछ भी रखोगे -1 और 1 के बीच में ही तो रहेगा। जिसकी तो रेंज -1 और 1 के बीच में कुछ भी होगा उसको डिवाइड बाय इनफाइनाइट करोगे तो 0 ही तो आएगा, है ना। क्या होता तो n 10 होता तो 10 होता तो अलग बात। फिर लिमिट ऑफ एक्स ये एक और 10 में ही आ गया, देखो बस 8 लगा दिया आगे, तो अब क्या होगा इसका? ये 0 होगा। सोच के बताओ, ऐसे कुछ भी मत बोलो। 8 10 x का मतलब क्या है? 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो मैं कुछ भी करूँ, ये -1.51 से +1.51 पे रहेगा, डिवाइड बाय इनफाइनाइट तो 0 होगा। सही है। फिर दिया लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस sin x अपॉन x प्लस cos x। अब बताओ ये 0 होगा? नहीं होगा। इनफाइनाइट का फॉर्म का आंसर 0 नहीं हो सकता, तो क्यों लगाना है? मतलब ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट के फॉर्म के आंसर 0 नहीं होते हैं, आपने कैसे बोलते नहीं होगा, बट नहीं होगा। इसका रीजन है कि मैं x से डिवाइड कर लूंगा, मैं x से डिवाइड कर लूंगा तो 1, ये sin x by x जो 0 हो जाएगा, बिकॉज़ sin x की रेंज -1 to 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0, 1 प्लस cos x by x, cos x की रेंज -1 से 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0, तो 1/1 तो आंसर 1 आ जाएगा इसका, इसलिए वो 0 नहीं होगा। और आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते थे। फिर था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 arc sin x डिवाइडेड बाय 10 pi x by 2। होगा, क्योंकि x टेंडिंग टू अगर 1 है तो r मतलब sin इनवर्स x हो गया, तो sin इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, नीचे x को अगर 1 रखोगे तो 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट, तो ऊपर पाई बाई 2 है, नीचे इनफाइनाइट है, तो 0 हो जाएगा। ये तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसका लिमिट वेनिश होगा कि नहीं, तो उन लोगों ने इनडायरेक्टली हमसे पूछा कि इसका आंसर 0 होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज समझते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। हम अगर ये बोलते हैं लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a, तो वैसे एक्सटेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू a का वैल्यू अप्रोच करेगा बट a के इक्वल नहीं हो पाता है, तो फिर क्या हो पाता है? a प्लस हो पाता है। इस a प्लस को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और a माइनस को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, करेक्ट। अब अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट को सोल्व करूं और सपोज मान लेते हैं कि मेरा आंसर b आ रहा है,
और मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया और मेरा आंसर सी आया। तो पहले इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू f प्लस एफ ऑफ एक्स का आंसर बी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? बी नहीं हो सकती। बी को अप्रोच तो करेगा, बी कभी हो नहीं पाएगा, इक्वल टू बी नहीं हो पाएगा। और वह बी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आंसर एक प्लस नहीं होगा, क्योंकि आंसर एक को अप्रोच कर रहा है पर एक के इक्वल है। इस फंक्शन का आंसर एफ ऑफ एक्स बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका आंसर बी नहीं होगा। बी नहीं होने का रीजन तो यही था ना कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को, बट ए के इक्वल नहीं होने की वजह से एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या नहीं हो पा रहा है? बी नहीं हो पा रहा है। सही है। फिर यहाँ पर आपका आंसर सी आया, मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, ये माइनस हो रहा है बट ए नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी नहीं बन रहा है। अब इसी का अगर कन्वर्स स्टेटमेंट्स होते हैं कि हमने अभी तक ये प्रूव किया, मतलब ये डिराइव किया कि एक्स के लिए ए नहीं होने की वजह से एफ ऑफ एक्स का आंसर बी नहीं हो पा रहा है, और वही एक्स के लिए ए नहीं होने की वजह से एफ ऑफ एक्स का आंसर सी भी नहीं हो पा रहा है। अगर उसको उल्टा सोचे तो एक्स की वैल्यू अगर ए हो पाता सपोज, तो फिर एफ ऑफ एक्स का आंसर ए नहीं होने की वजह से एफ ऑफ एक्स का आंसर बी नहीं हो पाता। अगर एक्स हो पाता तो एफ ऑफ एक्स का आंसर बी भी हो पाता। नॉर्मली एक पॉइंट मिसिंग होता है ना आपके कर्व में, तो कौन सा? ए कोमा बी नंबर। अगर एक्स के लिए ए पॉसिबल होता तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी तो बी पॉसिबल होता। तो एक्स के लिए अगर ए होता तो एफ ऑफ एक्स का आंसर बी भी होता। अगर यहाँ की बात करूँ तो एक्स अगर ए होता तो एफ ऑफ एक्स का आंसर बी भी होता। आपने अपने फंक्शन के डोमेन में क्या इंसर्ट किया और आपको कितने आउटपुट मिले? एक इनपुट, दो आउटपुट। कौन सा फंक्शन बनाइए? वन टू मेनी। और एक फंक्शन नहीं होता, इसलिए तो रिलेशन बना है, राइट? तो फंक्शन ही नहीं है तो फिर उसका लिमिट कैसे होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू सेम। अगर यहाँ पर b होता तो ठीक है, तो सही है। ए होता तो एफ ऑफ एक्स का आंसर b होता, ठीक है ना? जिसका कि किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो जाए। अगर क्वेश्चन देखो और आपको ऑप्शन में दिखा कि भाई एक ऑप्शन नॉर्मली ऐसा होगा ही कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता होगा कि ऑप्शन भी नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए चेक कैसे करेंगे? RHS की वैल्यू लेंगे, LHS की वैल्यू लेंगे, सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, सेम नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं एग्जिस्ट करने का रीजन का देखिए कि फंक्शन वन टू मेनी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर RHS LHS अलग आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन वन टू मेनी है। क्योंकि जो वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, अगर वो इंसर्ट कर पाते तो आपको दो आंसर मिल रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अब अगर आपको ऐसा बोले कि लिमिट ऑफ f टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x, और हमें बोला जाए कि इस फंक्शन का इसका आंसर फाइंड करके दो, कौन सा फॉर्म है? 0/0, वो 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कौन सा फॉर्म है? 0/0। अब अगर ये 0/0 का फॉर्म है और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x, नीचे x का डिफरेंशिएट 1। अभी भी कौन सा फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म है, ठीक है? अभी भी 0/0 का फॉर्म है, तो वापस डिफरेंशिएट करूंगा, और वापस जब डिफरेंशिएट करूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x का डिफरेंशिएट cos x, और नीचे 2 कांस्टेंट रूट का 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस cos x इंटू प्लस sin x। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास?
ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नीचे cos x by sin x और tan x लिख लेता हूँ। cos x by sin x cot x होगा ना, तब वापस कौन सा फॉर्म? 0/0। वापस कौन सा फॉर्म बनता है? 0/0। करेक्ट। इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो √1 - x का वापस 0/0 पे तो वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। और अगर इसी चीज को अगर आप प्रॉपर्टी से करते हो तो 1 - cos x की फॉर्मूला 2 sin square x/2 डिवाइडेड बाय x। अब sin square x/2 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? sin x/2। तो √2 sin x/2 डिवाइडेड बाय x। जब प्रॉपर्टी लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि जब लिमिट अप्लाई करें तो ये साइन का एंगल 0 बनना चाहिए। बन रहा है? अगर 0 बनता है तो डिवाइड में क्या चाहिए? फिर x/2 तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। तो sin x/2 upon x/2 1 हो जाएगा √2/2 का आंसर 1/√2। अब उसको भी आगे करते जाओगे तो कभी ना कभी वो 1/√2 आ जाएगा। बट वहां पर इसलिए मैं दोनों मेथड की भाई इसमें एरोसेल नहीं लगाना चाहिए। जब वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से हो रहा है तो आप इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाओगे। बट ये भी आंसर गलत है वैसे, ये भी आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? लग तो सबको सही रहा है, क्यों नहीं करता? तो फिर आप लोग बेसिक रूल भूल गए होते। तो इनवर्स के टाइम पर हम चिल्ला की बातें करते थे कि रूट के बाहर जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जाता है तो मॉड लेके जाता है। वे तो sin x/2 बाहर ही नहीं आएगा, वो क्या बाहर आएगा? मॉड sin x/2 बाहर आएगा। जब वो मॉड sin x/2 बाहर आएगा तो और x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है? 0 को अप्रोच कर रहा है, बट 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो फिर क्या है? 0 प्लस है या तो अगर 0 प्लस अगर मैं लेता हूँ RSL लेता हूँ तो 0 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में साइन क्या होता है? तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा आंसर 1/√2 आएगा। और जब मैं LHL लूंगा 0 माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? मॉड हटेगा तो आगे आंसर -1/√2। RHL इज नॉट इक्वल टू, इसका लिमिट एग्जिस्ट। तो ये सारी बातें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। रूट के बाहर अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लोगे तो फिर वो इनवर्स ट्रिगो हो या कहीं पर भी हो, आपको मॉड लेके ही लेना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आता है लिमिट एग्जिस्टेंस की बातें आती है तो आपको RHL LHL चेक करना है। अगर सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सेम नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अभी तो आप लोगों ने कौन कौन सी सीरीज मैंने आपको बता दिया sin x cos x tan x log 1 करेक्ट तो लोग जो वापस बताई देता हूँ पहली सीरीज आपकी log 1 plus x e raised to x raised to 1 by